बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में किरचॉफ सेकंड रूल को प्रूव करने के लिए या अप्लाई करने के लिए कुछ रूल्स बता दिए गए थे। आज हम लोग किरचॉफ सेकंड रूल जो है, किरचॉफ सेकंड रूल उसको प्रूव करेंगे। अप्लाई तो ज़ाहिर है न्यूमेरिकल्स में जाके होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आज हम प्रूव करेंगे। मैं आपको सबसे पहले याद करवा दूं कि 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो लेबल्ड सर्किट डायग्राम होना ज़रूरी है बच्चों। ये 5 स्टेप अभी आपको प्रूव करने में बड़ी सहूलत देंगे। एक तो ये है कि सबसे पहले किरचॉफ सेकंड रूल को अगर प्रूव करना है तो आपके पास लेबल्ड सर्किट डायग्राम होनी चाहिए। देखिए मैंने बैटरीज E1, E2, R1, R2 लेबल कर लिए हैं, पॉइंट्स नोड्स के नाम दे दिए हुए हैं। नोड्स की डेफिनेशन भी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी। तो लेबल्ड सर्किट डायग्राम बना लें। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है कि लूप सेलेक्ट करें। ये इसमें एक ही लूप है, ABCD लूप सिलेक्शन हो गई, और हर लूप में एक रेजिस्टेंस को एक एक दफ़ा हम ज़रूर शामिल करेंगे। तो लेबल्ड सर्किट डायग्राम हो गई, लूप सिलेक्शन भी हो गई। उसके बाद हमें करंट अज्यूम करना होगा। इसमें हम करंट अज्यूम करेंगे जैसे ही तीसरे स्टेप पे पहुंचेंगे। और करंट अज्यूम करते वक्त या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज करंट रखेंगे, लेकिन जब हमने करंट अज्यूम करने के साथ हमने रजिस्टर्स की पोलैरिटी भी बता देनी है। जब मैं करंट अज्यूम करूंगा उस स्टेप पे पहुंचूंगा तो रजिस्टर्स की पोलैरिटी बताएंगे। फिर हम एनर्जी चेंजेस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें अभी प्रूव करना है ना। वैसे वोल्टेज चेंजेस चाहिए होती है, लेकिन अभी हम एनर्जी चेंजेस कैलकुलेट करेंगे और पोटेंशियल चेंजेस तक पहुंचेंगे और आखिर में उस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। सो बच्चों, ये 5 स्टेप जो मैंने अभी आपके सामने रिवाइज किए हैं, ये तो प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिए गए थे। अब हम इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। किरचॉफ सेकंड रूल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चूंकि हमने इसमें एनर्जी चेंजेस कैलकुलेट करनी है, तो मैं एनर्जी चेंजेस के फार्मूले भी आपको बता दूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क ऑन यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क ऑन यूनिट चार्ज। तो W किसके इक्वल हो जाएगा? QV के। W QV के इक्वल आ गया। अब बच्चों आपको एनर्जी, W वर्क जो होता है ना, इसी को एनर्जी कहते हैं, वर्क ही को एनर्जी कहते हैं। बच्चों अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ जाए, अगर फर्ज करो कि आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी हो सेल की, तो आपने एनर्जी का फार्मूला डेल्टा क्यू ई इस्तेमाल करना है। क्यू की जगह तो डेल्टा क्यू लिख लें ना, वी की जगह सेल की ईएमएफ होती तो ई लिख लें, वोल्टेज नहीं ईएमएफ होती तो ई लिख लें। अगर सेल की एनर्जी कैलकुलेट करनी हुई तो डेल्टा क्यू ई फार्मूला यूज करें। और अगर आपको किसी रजिस्टर में एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना हुआ तो उसकी एनर्जी का फार्मूला डेल्टा क्यू, वी की बजाय ई नहीं लिखेंगे, वी की जगह हम क्या लिख देंगे? आई आर, क्योंकि रजिस्टर की एनर्जी चेंज कैलकुलेट करनी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि W इक्वल टू क्यू वी, डेल्टा क्यू ई, डेल्टा क्यू आई आर, इनमें फ़र्क तो कोई नहीं है। लेकिन वैसे मैं एडवांस में आपको बता के जा रहा हूं कि अगर सेल की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो डेल्टा क्यू ई से निकालना, अगर आपको रजिस्टर की एनर्जी निकालनी है तो डेल्टा क्यू आई आर से कैलकुलेट करना। 5 स्टेप आपको मैंने बता दिए जिनके तहत हम सारा रूल जो है उसको प्रूव करेंगे। दूसरे नंबर पे आपको एनर्जी चेंजेस के फार्मूले बता दिए। अब हम अपना टॉपिक बाकायदा स्टार्ट कर देते हैं। किरचॉफ सेकंड रूल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट और लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। कल जो अलजेब्रिक सम होता है ना, वोल्टेज चेंजेस, या नीचे जाकर ग्रीन बेल्ट में लिखा गया पोटेंशियल चेंजेस। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस और पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट और लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि सेल अगर पोटेंशियल रेज करता है तो बल्ब ड्रॉप कर देता है। प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि छोटे से सर्किट की वजह से सेल रेज करेगा, बल्ब ड्रॉप करेगा, तो तमाम पोटेंशियल चेंजेस का सिंपल सर्किट में पोटेंशियल चेंजेस का समेशन 0 हो गया था। सो बच्चों मैं आप लोगों को स्टेटमेंट बता रहा था, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट और लूप मस्ट बी इक्वल टू 0, कि किसी भी क्लोज सर्किट या लूप में तमाम वोल्टेज चेंजेस का जो समेशन होता है वो 0 होता है। नाउ कंसीडर क्लोज सर्किट एज शोन इन फिगर। अब आपने ये क्लोज सर्किट ले लेना है जो आप लोगों को शक्ल में दिखाया गया है। ये क्लोज सर्किट हम लोगों ने ले लिया। देखिए ना, मैंने आपको बताया था सबसे पहले लेबल्ड सर्किट डायग्राम ही लेनी होती, तो वो हमने ले ली। तो क्लोज सर्किट डायग्राम कंसीडर करें जो आपको शक्ल में दिखाया गया है। लूप इसमें सिलेक्शन हो चुकी है, जैसे मैंने क्लोज सर्किट डायग्राम को लेबल करना है, लूप सिलेक्शन हो गई, एक ही लूप है इसमें। तीसरा स्टेप लेबल्ड सर्किट डायग्राम। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना था? लूप सिलेक्शन। तीसरे नंबर पे करंट, करंट पे आते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट देखिए जरा टेक्स्ट में, पेज नंबर 47 पे। अब अगली बात वो यही बताएगा। ये जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ ये आपके लिखने में नहीं आने, ये सिर्फ आपके माइंड में चलते रहेंगे ताकि आपको टॉपिक को आगे प्रोसीड करने में आसानी हो। देखो ना, स्टेटमेंट के बाद काम तो उन्हीं स्टेप्स पे ही हो रहा है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट और लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। कंसीडर क्लोज सर्किट डायग्राम दैट इज शोन इन द फिगर। अब जब हम क्लोज सर्किट डायग्राम की बात करेंगे तो लेबल भी हो चुकी है ये, और इसमें लूप सिलेक्शन भी हो चुकी है। तीसरे नंबर पर हमें करंट ही अज्यूम करना है, तो वो उसकी तरफ आ गया। वही स्टेप्स हैं जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं।
तो बच्चों वो लिखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट, कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डिपेंड करेगी सेल हैविंग ग्रेटर ईएमएफ। डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस क्लोज सर्किट, कि जो करंट की डायरेक्शन है जो इस क्लोज सर्किट में फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन डिपेंड करेगी उस सेल पे जिसकी ग्रेटर ईएमएफ है। लेट्स से कि अगर E1 E2 से ज्यादा है तो करंट फ्लो करेगा E1 से E2 की तरफ। वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं होता, हायर क्लासेस में तो हमने इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रखते कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आपने एंटी क्लॉकवाइज करंट लेना होता है या क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर करंट हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो बहरहाल हम अभी अपने टेक्स्ट के मुताबिक ले लेते हैं, लेकिन आप दूसरा ऑप्शन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है थ्रू दिस क्लोज सर्किट, इस क्लोज सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन है डिपेंड्स ऑन द सेल ऑफ ग्रेटर ईएमएफ, वो उस सेल पे डिपेंड करेगा जिसकी ग्रेटर ईएमएफ है। लेट्स से कि अगर हमने कहा कि E1 E2 से ज्यादा है तो करंट फ्लो करेगा E1 से किसकी तरफ, E2 की तरफ, E1 से E2 की तरफ फ्लो करेगा। यानी E1 से E2 की तरफ फ्लो करने का मतलब क्या हुआ कि करंट एंटी क्लॉकवाइज, यानी जिसको कहते हैं ना काउंटर क्लॉकवाइज करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अच्छा, अब हम ये भी बताते चलें कि काउंटर क्लॉकवाइज ये करंट जो फ्लो करवाया है ना आपने बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेके जाना है। तो वी मस्ट नो दैट, अब हमें ये जान लेना चाहिए कि ये जो स्टेडी करंट है ना, ये जो हमने फ्लो करवाया स्टेडी करंट इज इक्विवेलेंट, कि ये स्टेडी करंट इक्विवेलेंट है कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के। वी मस्ट नो दैट, हमें ये जान लेना चाहिए कि स्टेडी करंट इज इक्विवेलेंट, कि जो स्टेडी करंट है इक्विवेलेंट टू द कॉन्टिन्यूस फ्लो, ये कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है थ्रू द सर्किट, जो सर्किट में पॉजिटिव चार्ज कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है। चूंकि बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो फ्लो करता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से करंट है। बच्चों, इससे अगले स्टेप पे जाने से पहले आपको याद होगा मैंने आपको बताया हुआ है कि करंट अज्यूम करते वक्त ना जिधर से करंट, अब ये देखो ना करंट इस तरह फ्लो करना है, जिधर से करंट इंटर होगा वो पॉजिटिव और जिधर से एग्जिट करेगा वो नेगेटिव। इस तरह घूमते हुए यहाँ से इंटर होगा ये पॉजिटिव और यहाँ से निकलेगा नेगेटिव। सेल के पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं मसला होता, उसका छोटा टर्मिनल नेगेटिव है, बड़े वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव, बड़े वाला पॉजिटिव। रजिस्टर का मसला होता है, तो रजिस्टर की पोलैरिटी बता दें। अच्छा, अब करंट का हमने बता दिया, अब अगले स्टेप पे हमने जाना है। जाहिर है ये हमारे 3 स्टेप हो चुके, चौथे स्टेप में हमें एनर्जी चेंजेस कैलकुलेट करनी है। वैसे तो वोल्टेज चेंजेस तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी एनर्जी चेंजेस कैलकुलेट करनी है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज चेंजेस होती है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कह लें उसको या वोल्टेज चेंज कह लें, तो वोल्टेज चेंज है या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये होता है वर्क ऑन यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, वर्क ऑन यूनिट चार्ज। वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं, या एनर्जी गेन और लॉस पर यूनिट चार्ज, एनर्जी गेन और लॉस पर यूनिट चार्ज व्हेन द चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कि जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज चेंजेस होती है ना, वो वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं उसको, वर्क को एनर्जी भी कहते हैं ना, तो एनर्जी गेन और लॉस पर यूनिट भी चार्ज कह सकते हैं व्हेन द चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कि जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा तो जितना वर्क डन यूनिट चार्ज होगा या गुजरते हुए जितनी एनर्जी गेन या लॉस पर यूनिट चार्ज होगा उनको हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज चेंजेस कहते हैं। अब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है डेल्टा क्यू, यानी पॉजिटिव चार्ज हमारे पास डेल्टा क्यू है करंट आई की वजह से। करंट आई का मतलब ये है, पहले ही मैंने बताया कि वो डेल्टा क्यू पॉजिटिव चार्ज है जो फ्लो कर रहा है। अच्छा, अब जो पॉजिटिव चार्ज डेल्टा क्यू है जो करंट आई की वजह से फ्लो कर रहा है, सबसे पहले हम इस सेल में से गुजरेंगे। बच्चों, अब यहाँ से एनालिसिस शुरू होगा, एनर्जी चेंजेस की इक्वेशन लिखेंगे। मैं पॉइंट ए से स्टार्ट करूंगा और बी सी डी से होता हुआ दोबारा ए पर आ जाऊंगा। देखो मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले तो स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट और लूप मस्ट बी इक्वल टू 0, कि किसी क्लोज सर्किट या लूप में तमाम एनर्जी चेंजेस या तमाम पोटेंशियल चेंजेस या वोल्टेज चेंजेस का सम कितना होता है, 0। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस और पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट और लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। ये तो स्टेटमेंट आप बताएंगे। फिर वो स्टेप्स जेन में लिए हैं, और स्टेप्स जेन में लाते हैं सबसे पहले आप यही काम ही करोगे, कंसीडर क्लोज सर्किट डायग्राम दैट इज शोन ऑन द फिगर, कि ये क्लोज सर्किट डायग्राम ले लें जो आपको शक्ल में दिखाई गई है। फिर इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी दैट डिपेंड्स अपॉन द सेल ऑफ ग्रेटर ईएमएफ, वो सेल ऑफ ग्रेटर ईएमएफ पे डिपेंड करेगी। अगर सेल ग्रेटर ईएमएफ का लेना, अगर E1 E2 से ज्यादा है तो करंट E1 से E2 की तरफ फ्लो करने, और वो करंट आपका काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन करंट अज्यूम करते हैं अपने पोलैरिटी जरूर रेजिस्टेंस की बता देनी, कि जहां से करंट इंटर होगा वो पॉजिटिव, जहां से निकलेगा वो नेगेटिव। रजिस्टर का सेल का पॉजिटिव नेगेटिव हमें वैसे ही पता होता है। फिर ये भी बताना कि हम ये जानते हैं कि जो करंट होता है ना, स्टेडी करंट जो होता है वो इक्विवेलेंट है। ये जो स्टेडी करंट जो मुसलसल बह रहा है ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये स्टेडी करंट इक्विवेलेंट है कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के। कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है इन द सर्किट, इस सर्किट के अंदर जो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है।
उसके बाद हम लोगों ने फिर पोटेंशियल डिफरेंस का बताया कि हम ये भी जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हो या वोल्टेज चेंजेस होती हैं वो वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज या एनर्जी गेन और लॉस पर यूनिट चार्ज होता है व्हेन द चार्ज मूव थ्रू 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट, जब चार्ज सर्किट के किसी 2 पॉइंट्स में से गुजरेगा। अब लेट्स से कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेल्टा क्यू है जो फ्लो करता है करंट आई की वजह से, और जब वो सेल E1 में से गुजरेगा। बच्चों ये एक्चुअली ना हमारे मेन स्टेप्स सारे हो चुके हैं, यानी लेबल्ड सर्किट डायग्राम, लूप सिलेक्शन, करंट अजम्पशन, ये सब कुछ हो चुका है। सिर्फ अब लूप इक्वेशन हमने बनानी है एनर्जी चेंजेस के लिए, और चूंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पे बेस करता है, जैसे ही लूप इक्वेशन हमारी बन जाएगी तो हमारा ये लॉ प्रूव हो जाएगा। सो बच्चों पॉइंट ए शुरू करते हैं। ये डेल्टा क्यू पॉजिटिव चार्ज जो करंट आई की वजह से फ्लो करता है, सबसे पहले सेल में से गुजारें। मैंने एक तरतीब से सब में से गुजरना है, सबसे पहले सेल से गुजरें, लो से हाई की तरफ जाएंगे, लो से हाई। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि जब लो से हाई की तरफ जाओगे ना, लो से हाई की तरफ, तो एनर्जी गेन होती है, एनर्जी गेन होगी। ज़ाहिर लो से हाई की तरफ जाते हुए एनर्जी गेन होती है, एनर्जी गेन तो फिर पॉजिटिव होता है। और मैंने आपको अभी पहले लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया था कि सेल की एनर्जी का फार्मूला डेल्टा क्यू ई लिखना है और रजिस्टर का लिखना है डेल्टा क्यू आई आर। तो ये सेल है तो डेल्टा क्यू E1 लिखो, क्योंकि बैटरी का नाम E1 रखा हुआ है ना, सेल का नाम हमने E1 रखा हुआ है। तो लो से हाई एनर्जी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव, चार्जेस ने एनर्जी गेन की, और कितनी एनर्जी लिखेंगे, डेल्टा क्यू E1। तो ये देखें कि हमने डेल्टा क्यू E1 जो है एनर्जी लिख ली, क्योंकि फार्मूला यही है ना डेल्टा क्यू ई। उसके बाद बच्चों ये देखें कि एनर्जी तो लिख ली ना डेल्टा क्यू E1। अब उससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब इस सेल में से हम पॉइंट ए से चलें, इस पूरे लूप में से घूम के दोबारा ए पर आएंगे। अब यहां पर आ जाए जरा, इस रजिस्टर में आप हाई से लो की तरफ गए, हाई से लो, हाई से लो तो एनर्जी लूज हो जाती है। इसका मतलब जब डेल्टा क्यू चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज डेल्टा क्यू जब फ्लो करता हुआ करंट आई की वजह से इस रजिस्टर में से गुजरेगा, हाई से लो में चला जाएगा, हाई से लो में, लो में तो एनर्जी ज़ाया हो जाएगी, उसमें एनर्जी लॉस होगा, नेगेटिव आएगी, और होगी भी कितनी, डेल्टा क्यू आई आर, लेकिन आई आर 1, क्योंकि आई आर 1 है ना, यही एनर्जी चेंज का फार्मूला लगाना, डेल्टा क्यू आई आर, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि हाई से लो में है। तो देखो ये दूसरी एनर्जी होगी डेल्टा क्यू आई आर 1, या आई आर 1 डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू आई आर 1 नेगेटिव में आ गई। तो हमने सेल की एनर्जी निकाल लिया, डेल्टा क्यू E1 प्लस में थी क्योंकि यहाँ एनर्जी गेन हुई, यहाँ हाई से लो में गया एनर्जी लॉस हो गया, तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा क्यू आई आर 1 हो गया। अब बी से होते हुए यहाँ जरा यहाँ पर आए, इस तरफ को मुड़ जाए, हाई से लो, जब हाई से लो में जाएंगे अगेन एनर्जी लॉस हो रहा है, जब हाई से लो में जाएंगे एनर्जी लॉस होगा, डेल्टा क्यू ई तो लिखोगे, डेल्टा क्यू E2 लिखोगे, क्योंकि सेल के लिए यही लिखना होता है डेल्टा क्यू E2, लेकिन हाई से लो है ना तो नेगेटिव भी लगेगी। ये देखें डेल्टा क्यू E2 या E2 डेल्टा क्यू, माइनस साइन इसलिए क्योंकि हाई से लो में गए हैं तो एनर्जी लॉस हुआ है। अब ये सेल भी कैलकुलेट हो गया, ये रजिस्टर भी, ये सेल की भी एनर्जी कैलकुलेट कर लिया। अब इस तरफ को आ जाए, जब इसमें से गुजरेंगे हाई से लो, हाई से लो, यहां पर भी एनर्जी लॉस हो रहा है, हाई से लो में जो चले गए एनर्जी लॉस हो रहा है, तो क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस जो एनर्जी लॉस करेंगे हाई से लो की तरफ जाते हुए, तो होगा भी कितना, डेल्टा क्यू आई आर 2, क्योंकि एनर्जी चेंज रजिस्टर का इसी फार्मूले से निकलता है, डेल्टा क्यू आई आर 2, लेकिन माइनस में लिखेंगे। ये देखें डेल्टा क्यू आई आर 2, और माइनस इसलिए क्योंकि हाई से लो में गए, इस रजिस्टर में से होते हुए डी से पॉइंट ए पर वापस आ जाए। बच्चों ये सब एनर्जी चेंजेस जो हैं, ये जो आपका बड़ा पैराग्राफ आपको पेज 47 पे नजर आ रहा है, उसमें यही एनर्जी चेंजेस अब कैलकुलेट की गई हैं। बहरहाल सब हमने एनर्जी चेंजेस अब निकाल लिए हैं यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी इस्तेमाल करें तो टोटल चेंज इन एनर्जी हमारे सिस्टम में कितना आया। अब देखिए इन सब में ने एक नहीं एनर्जी गेन करवाई है चार्जेस को पहले सेल में, बाकी सब जगह एनर्जी लॉस हुआ है, लेकिन वो तो तयशुदा बात है कि जितनी एनर्जी गेन होगी, एक ने जितनी एनर्जी गेन करवाई होगी उतनी सब ने एनर्जी लॉस करवाया होगा। वो इसे लॉस ज़्यादा नहीं करवा सकते, जितनी ये गेन करवाएगा उतना ही वो थोड़ा थोड़ा के सबके हिस्से में आएगा, वो एनर्जी लॉस करवा देंगे। तो तमाम एनर्जी चेंजेस का समेशन क्या होगा, 0, क्योंकि यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है ना कि एनर्जी एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन टोटल चेंज एनर्जी 0 ही रहता है। यही जो एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी होगी, नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन तीनों ने कंज्यूम कर ली होगी। अच्छा, अब तमाम एनर्जी चेंजेस का समेशन जो है वो 0 कर दें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के मुताबिक सबको ऐड करें, E1 डेल्टा क्यू प्लस माइनस, प्लस लगाओगे प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगी, ऐड ही करने, प्लस इंटू माइनस IR1 डेल्टा क्यू लिखोगे प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगी। तो E1 डेल्टा क्यू माइनस IR1 डेल्टा क्यू, तीसरा हो गया माइनस E2 डेल्टा क्यू, और चौथे वाला है माइनस IR2 डेल्टा क्यू। तमाम एनर्जी चेंजेस का समेशन कितना होगा, 0। जैसे मैंने बताया ना, सम करना है तो प्लस लगा के माइनस लगाओगे ना, बाहर प्लस होगा अंदर माइनस होगा, फिर भी माइनस ही हो जाना, ऐड ही किए हुए हैं ये।
इन सब में से डेल्टा क्यू कॉमन कर ले, डेल्टा क्यू कॉमन हो गया E1 IR1, ये डेल्टा क्यू निकल गया ना E1, यहाँ से भी डेल्टा क्यू IR1, यहाँ से भी डेल्टा क्यू माइनस E2, यहाँ से भी डेल्टा क्यू कॉमन किया माइनस IR2 ओवर इज इक्वल टू 0। तो तमाम एनर्जी चेंजेस का समेशन 0। ये देखो एनर्जी चेंज कैलकुलेट की है हमने, ये एनर्जी की इक्वेशन है सारी, पिछले पेज पे बताया तो है कि ये सारी एनर्जी की इक्वेशन थी, ये सेल की एनर्जी का था, ये रजिस्टर की एनर्जी का था। तो एनर्जी चेंजेस हमने कैलकुलेट किए, तो तमाम एनर्जी चेंजेस का समेशन 0 किया, डेल्टा क्यू सब में से कॉमन किया, एनर्जी चेंजेस का समेशन 0 किया, डेल्टा क्यू कॉमन कर दिया ना, तो दोनों तरफ जो डेल्टा क्यू कॉमन किया उसको डिवाइड कर दें। अगर दोनों तरफ डेल्टा क्यू जो कॉमन किया वो डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 ओवर समथिंग 0 हो जाएगा। तो हमारे पास E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यही ला है हमारा बच्चों, ये पोटेंशियल चेंजेस आ गए हैं। याद रखिएगा EMF भी पोटेंशियल चेंज होता है। EMF ऐसा पोटेंशियल होता है जो लो से हाई की तरफ दिया जाता है, ये ऐसा पोटेंशियल यानी ऐसा वर्क पर यूनिट चार्ज होता है जो लो से हाई की तरफ किया जाता है। ये पहले आपको समझाया हुआ है EMF और पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक में। तो ये हैं सारी, अब फिर पोटेंशियल चेंजेस हैं, ये पोटेंशियल रेज है, ये सारे तीनों ड्रॉप्स हैं। तो तमाम पोटेंशियल चेंजेस रेज प्लस ड्रॉप्स, ये सारे ड्रॉप्स ही हैं। तो तमाम पोटेंशियल चेंजेस का सुमेशन कितना हो गया 0। यही तुम्हारा ला था जो हमें प्रूव करना था कि तमाम पोटेंशियल चेंजेस का सुमेशन क्या होना चाहिए 0। सो बच्चों ये दूसरी स्टेटमेंट है। अब सेकंड स्टेटमेंट भी आप अपनी बुक में देख लें, ग्रीन बेल्ट में लिखी हुई, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट और लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। बच्चों मजीद उन्होंने बताया हुआ कि इट्स अ पार्टिकुलर वे ऑफ स्टेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। एक्चुअली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बयान करने का एक तरीका ही था, वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर से बताया जा रहा हूँ कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही बनाया जाएगा, उसी पे बेस करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ भी है कि फर्स्ट किरचॉफ रूल जो है ना वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज पे बेस करता है और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करता है। लेकिन बच्चों आखिरी बात की तरफ आते हैं, स्टेटमेंट सेकंड भी आपको बता दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पे बेस करता है, लास्ट में उन्होंने ये बात बताई हुई है। बट बिफोर अप्लाइंग द किरचॉफ सेकंड रूल, लेकिन किरचॉफ सेकंड रूल को कहता है अप्लाई करने से पहले, किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के प्रॉब्लम पर अप्लाई करने से पहले इट इज वर्थ वाइल टू थॉरली अंडरस्टैंड, कि आप मुकम्मल तौर पर समझ जाएं रूल्स फॉर फाइंडिंग दी पोटेंशियल चेंजेस के, पोटेंशियल चेंजेस को फाइंड आउट करने के रूल्स क्या हैं। यानी अगर आप लोगों ने किसी भी जगह किरचॉफ सेकंड रूल को अप्लाई करना है ना, तो आपको मुकम्मल तौर पर वो रूल्स समझना होंगे जो पोटेंशियल चेंज को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन बच्चों ये रूल्स ही तो मैंने आपको सबसे पहले समझाए थे, ये तो अब वो पेज नंबर 47 पे एंड पे जाके करेंगे पहले आप रूल समझें। तो लेकिन रूल्स आपको प्रीवियस लेक्चर में पहले इसलिए समझा दिए गए थे ताकि हमें ये लाभ बनाने में भी आसानी हो। बस एक ही फर्क था कि यहाँ एनर्जी चेंजेस हैं, अब आगे हम पोटेंशियल चेंजेस ही लिया करेंगे। बच्चों देखो वो रूल्स हैं क्या कि इफ अ सेल और बैटरी इज ट्रेवर्स, कि अगर आप एनालिसिस करते हो, क्योंकि हम लोग एनालिसिस करते हुए सेल या बैटरी में से गुजरते हैं। इफ अ सेल और बैटरी इज ट्रेवर्स फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, कि कोई भी सेल या बैटरी हो जो उसमें से आप ट्रेवर्स करते हैं, गुजरते हैं लो से हाई पोटेंशियल की तरफ, एनालिसिस करते हुए लो से हाई की तरफ जाओगे तो उसका पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव होगा। लो से हाई एनर्जी गेन होती है ना, तो फिर पोटेंशियल चेंज भी तो पॉजिटिव होगा। अगर लो से हाई जाओगे तो एनर्जी चेंज पॉजिटिव होगा, लो से हाई की तरफ। लेकिन अगर हाई से लो आए, हाई से लो में चले गए तो फिर उसका पोटेंशियल चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इफ अ सेल और बैटरी इज ट्रेवर्स फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, कोई भी सेल या बैटरी लो से हाई पोटेंशियल की तरफ लगी होगी तो उसका पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव लो। अगर हाई से लो की तरफ उसमें से गुजरना पड़ गया तो उसका पोटेंशियल चेंज नेगेटिव कर लेना। इस तरह इफ अ रेजिस्टर इज ट्रेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर कोई रेजिस्टर डायरेक्शन ऑफ करंट में है, डायरेक्शन ऑफ करंट से मुराद हाई से लो होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने हमने तो उसको आसान कर लिया था कि डायरेक्शन ऑफ करंट के मुताबिक पोलैरिटी मैंने बताता हूँ। डायरेक्शन ऑफ करंट के मुताबिक आपको पोलैरिटी बताने का कहा हुआ है, जहां से करंट इंटर होगा वो पॉजिटिव, जहां से निकलेगा वो नेगेटिव। तो अगर कोई रेजिस्टर डायरेक्शन ऑफ करंट में है, डायरेक्शन ऑफ करंट से मुराद हाई से लो की तरफ है, क्योंकि हम डायरेक्शन ऑफ करंट के मुताबिक हाई लो बताते हैं, जहां से करंट इंटर होता है वही पॉजिटिव होता है। तो अगर कोई रेजिस्टर ट्रेवर्स है डायरेक्शन ऑफ करंट में यानी हाई से लो की तरफ लगा हुआ है तो उसका पोटेंशियल चेंज क्या होगा, नेगेटिव। हाई से लो में जाओगे तो पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होगा। लेकिन अगर वो आप एनालिसिस करते हुए डायरेक्शन ऑफ करंट के ऑपोजिट जाओगे फिर आप लो से हाई जाओगे। अगर आप एनालिसिस करते हुए किसी भी रेजिस्टर में से लो से हाई की तरफ जाते हैं यानी डायरेक्शन ऑफ करंट के ऑपोजिट जाते हैं तो फिर लो से हाई का मतलब तो पोटेंशियल चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बच्चों ये दो पार्ट्स में आपको समझाया गया, इसको जरूर अच्छी तरह तैयार करें, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ सेकंड रूल। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।